लगता। बस सिचुएशंस होती हैं, उसको आपको समझना पड़ता है। सब के सब लोग यहाँ कमाने आए हैं, अपनी स्थिति को बेहतर करने आए हैं, पर सब के सब कमाते नहीं, किसी की स्थिति बेहतर होती नहीं। कुछ लोग होते हैं। एक चीज़ मैं आपको समझाऊं, ओला पिछड़ा क्यों है। सबसे पहले आप ये समझो, देखो ओला ने इतनी गाड़ियाँ बेची और आपने कहीं ना कहीं न्यूज़ देखी होगी कि ओला के ऊपर रुपये करीब का मिल रहा है, जो एक संकट का विषय शेयर को देखकर लग रहा है। और काफ़ी निवेशक इसके ऊपर टेंशन में हैं और काफ़ी विश्लेषक कह रहे हैं कि और भी ये ज़्यादा गिर भी सब न्यूज़ आ रही है। थोड़ा पड़ेगा, फिर थोड़ा वो कंपनी समझ जाएगी। पर बार बार जब वो न्यूज़ आती है, जैसे ईडी की बार बार न्यूज़ आ रही है, तो क्या हो रहा है, ग्रुप जो है गिरता जा रहा है। की स्थिति हमें बताई थी, जो इसका एक बहुत अच्छा वर्क है और इसे ये 2026 में मकर संक्रांति के दिन लॉन्च करेंगे। तो वो लॉन्च की दिन की तरफ अपने कदमों को बढ़ा रहा है, पर इन कदमों को बढ़ाने के लिए उसे सालों लग जाएंगे, पहले आप ये समझना। दूसरा, अगर उसकी हम सेल देखें, चीज़ें समझें, तो वहाँ कंपनी वर्क अच्छा कर रही है। तो नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर, जिसका नाम है सार्थक बाजार से। आज बात करेंगे ओला के ऊपर सर, ओला इलेक्ट्रिक के ऊपर आज बात करेंगे। काफ़ी लोगों ने काफ़ी कमेंट किए हैं, क्योंकि अगर देखा जाए ना, पिछले 5 दिन से ओला का शेयर जो है लगातार गिर रहा है। उधर गिर गिर के ओले का शेयर अब अपने आईपीओ के रेट से आधा हो गया है। तो चिंता क्या है, चिंता ये है कि ओला का जो शेयर है, जहां निवेशकों से इसे काफ़ी उम्मीद थी, इसने अपने प्राइस जो इसके गिरे हैं उससे दिल टूट गया। उस नीतियों को भी समझेंगे कि ओला के अंदर अब क्या संभावना है, क्या ओला के अंदर पॉजिटिव है, क्या निगेटिव है, क्या ओला का फंडामेंटल कह रहा है, क्या न्यूज़ आ रही है। उस नीतियों को भी आज हम समझ कर चलेंगे। और बात करेंगे हम रिलायंस ग्रुप की, यानी कि अनिल अंबानी की कंपनियां, रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर और आर पावर की। देखो सर, रिलायंस ग्रुप जो है, मैंने आपको पहले ही कहा था कि अगर इनका 2 कंपनियां देखें, रिलायंस पावर और रिलायंस इंफ्रा, दोनों अपने अपने सेक्टरों में अच्छा वर्क कर रही हैं। जहां आर पावर, मैं आपको फिर बता रहा हूं, आर पावर अपने थर्मल पावर की विशेषताओं के साथ आगे बढ़ रहा है। दूसरा, वो नवकरणीय ऊर्जा के विशेषताओं को भी आगे बढ़ा रहा है। देश में और विदेशों में भी वो परियोजना के लिए वर्क कर रहा है। तो यानी कि वो नवकरणीय ऊर्जा की तरफ अपने कदमों को बढ़ा रहा है, पर इन कदमों को बढ़ाने के लिए उसे सालों लग जाएंगे, पहले आप ये समझना। दूसरा, अगर उसकी हम सेल देखें, चीज़ें समझें, तो वहाँ कंपनी वर्क अच्छा कर रही है। तो एक हिस्सा नवकरणीय ऊर्जा का उसका आगे भी जुड़ेगा। तो आप ये भी समझ कर चल सकते हैं कि आगे रिलायंस पावर जो है अच्छा वर्क करेगी, ये आप समझना। दूसरा, अगर मैं बताऊं तो रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर, जो आपको पता ही है, डिफेंस के लिए भी कंपनी अच्छे निर्यात के क्षेत्र में भी आगे बढ़ना चाह रही है। तो उसके लिए भी उन्होंने एक प्रतिबद्धता जताई थी, पर उसमें क्या होगा, उसमें भी सालों लगेंगे। ये तो उसके फ्यूचर के वर्क हो गए। आज की स्थितियाँ रिलायंस पावर, रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर की जो है, जो अपने टॉप से, जो 400 का करीब रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर का हाई था, इससे ऊपर का था, उससे काफ़ी नीचे शेयर है। दूसरा, अगर हम आर पावर की बात करें तो 76 के लेवल इसने हमें दिखाए, उससे भी काफ़ी नीचे आज आपको आर पावर का शेयर मिल रहा है। संभव यह है कि जो भी ये गिरावट हो रही है, मैं आपको फिर बता दूं, ये वो गिरावट है जहां ईडी के जो इनके छापे पड़े हैं, जो संपत्तियां कुर्क की गई हैं, उसके ऊपर ये विशेषताओं के साथ गिरा है। ये वैसी निगेटिव न्यूज़ नहीं है कि कहीं इसकी सेल कम हो गई हो, कहीं इसके परियोजना मिलने में प्रॉब्लम आ रही हो, तो वो एक निगेटिव है। दूसरा, अगर ईडी जांच कर रहा है या कोई भी जांच कर रहा है, तो जब जब वो न्यूज़ चलती जाएगी, तो ध्यान रखना, जब जब वो न्यूज़ चलती जाएगी, तो कहीं ना कहीं कोई सा भी ग्रुप हो, उसमें संकट आते हैं। हम क्या समझ लेते हैं कि एक न्यूज़ निकल कर आई निगेटिव किसी भी ग्रुप के अंदर, और वो अच्छा ग्रुप है, अच्छा काम कर रहा है, या वो अच्छा ग्रुप बनने जा रहा है, और न्यूज़ निकल कर आई, उस वक्त उस शेयर के ऊपर, यानी उस कंपनी के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। जब वो न्यूज़ आ रही है, थोड़ा पड़ेगा, फिर थोड़ा वो कंपनी समझ जाएगी। पर बार बार जब वो न्यूज़ आती है, जैसे ईडी की बार बार न्यूज़ आ रही है, तो क्या हो रहा है, ग्रुप जो है गिरता जा रहा है, रिलायंस पावर और रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर, है ना। तो हमें क्या समझना है कि जो भी गिरावटें रिलायंस ग्रुप में हो रही है, वो ईडी के मसलों के साथ हो रही है। अच्छा, अब ईडी ने, ध्यान रखना, अब ईडी ने करीब बता रहा हूं 10,000 करोड़ रुपए की संपत्ति को, जो रिलायंस ग्रुप की बताई जा रही है, उसको अस्थायी कुर्क करने के आदेश दिए हैं।
क्या मतलब है इसका? अस्थायी का मतलब क्या है? टेम्परेरी। पहले वर्डिंग अगर हम समझ गए तो हम चीज़ों को समझ सकते हैं। यानी कि अगर ईडी ने जो आदेश दिए हैं वो अस्थायी है, यानी कि पक्की तौर पर नहीं है वो अभी। अगर स्थायी कुर्की होती तो मतलब वो कंफर्म हो गई। तो यानी कि अगर अस्थायी है तो आगे इसके ऊपर और बातचीत होंगी और रिलायंस ग्रुप कुछ बोलेगा, इधर ईडी कुछ बोलेगी। तो जब अगर कुछ चीज़ें परला भारी किसी की भी तरफ हो गया, मतलब किसी की तरफ कुछ झुकाव हो गया, यानी ईडी कुछ और तथ्य निकाल के ला गया, तो फिर ये स्थायी भी हो सकती है। तो ये चीज़ आप समझ कर चले। फिलहाल यहाँ पर एक पॉजिटिव संकेत दिख रहा है अस्थायी कुर्की का, पर कुछ लोग इसको समझेंगे, कुछ लोग नहीं समझेंगे। अब मसला क्या है सर? क्योंकि हाल ही में रिलायंस ग्रुप की 8,000 करोड़ रुपए की संपत्तियों को कुर्क करने के जो आदेश, अस्थायी आदेश जो हैं ईडी की तरफ से आए, अब इस वजह से रिलायंस ग्रुप गिर रहा है। दूसरा, अब जो इतने सारे शेयर धारक रिलायंस ग्रुप के अंदर है, भाई उनको भी तो टेंशन होगी ना, क्योंकि कुछ लोगों ने नीचे या कुछ लोगों ने बहुत ऊपर खरीदा होगा, प्राइस नीचे आ रहा है, और ईडी के छापे, ईडी की कुर्कियां जो सामने हमारे सामने निकल कर आ रही हैं, तो कहीं ना कहीं इस ग्रुप में तो इफेक्ट उसका पड़ेगा ही पड़ेगा। तो इसके ऊपर अब रिलायंस ग्रुप क्या कह रहा है? हमारा एक चीज़ समझनी है कि भाई ईडी ने तो ये बता दिया कि अस्थायी कुर्की के लिए ये 10,000 करोड़ रुपए की स्थिति है। अब रिलायंस ग्रुप क्या कह रहा है, रिलायंस ग्रुप के अंदर से क्या पॉजिटिव संकेत आ रहे हैं, अब उसको मैं आपको समझाऊंगा। देखो जो न्यूज़ आ रही है उसके मैं संकेत आपको समझा रहा हूँ, एनालाइज कर रहा हूँ। खरीदने बेचने की नीतियाँ नहीं बता रहा हूँ, मैं आपको फिर बता रहा हूँ। अब कुछ लोग पूछेंगे करना क्या है? भैया न्यूज़ समझो पहले। न्यूज़ ये है कि जो भी चीज़ें ईडी ने की है उस चीज़ को, प्रभाव को समझकर उसे कम करने के लिए या कुछ भी चीज़ों के लिए रिलायंस ग्रुप ने ये कहा है कि ये जो मामले हैं 2019 से पहले के हैं और करीब करीब इस मामले को 6 साल हो गए हैं और इससे रिलायंस ग्रुप का कोई भी संबंध नहीं है। सबसे पहले तो उन्होंने ये पल्ला झाड़ लिया। दूसरा, उन्होंने ये कहा है कि रिलायंस कम्युनिकेशन के जो भी मसले हैं, जो 8,000 करोड़ रुपए करीब की संपत्ति कुर्की के जो आदेश है, वो कंपनी अब उनकी नहीं है, यानी उससे कोई भी संबंध नहीं है। पर चीज़ों को समझो, पहले तो उनकी वो कंपनी थी। अगर ईडी उस पर जांच कर रहा है तो पहले तो वो उनकी कंपनी थी ना। पर रिलायंस ग्रुप कह रहा है कि भैया जब वो कंपनी एनसीएलटी के द्वारा, समाधान योजना के द्वारा चीज़ें चल रही हैं, तो उसके अंदर उसका संचालन अब वो नहीं कर रहे हैं। वर्तमान में कौन कौन उसका संचालन कर रहा है आपको ये भी समझना पड़ेगा। वर्तमान में देख रेख रिलायंस कम्युनिकेशन की कर रहा है एनसीएलटी, जो आपको पता ही है दिवालिया की स्थितियों के साथ है। दूसरा, एसबीआई बैंक वो भी है, और तीसरा ऋणदाताओं का एक संघ यानी कि ग्रुप, तीनों मिलकर इस रिलायंस दिख रहे हैं। तो वो कह रहे हैं कि हमारा इससे कोई भी संबंध नहीं है और ये 6 साल पुराने मामले हैं। यानी कि रिलायंस ग्रुप खुद को इस स्थितियों से अलग कर रहा है जो ये आया है। तो अब इसके ऊपर भी चीज़ें ईडी देखेगा। तो यानी कि यहाँ तो पॉजिटिव संकेत रिलायंस ग्रुप ने दे दी है। दूसरा, उन्होंने ये कहा है कि वो अब इसके रिलायंस पावर के डायरेक्टर नहीं है अनिल अंबानी जी। तो एक उन्होंने ये भी स्थितियाँ बताई है, तो ये भी आप समझ कर चलना। तीसरा, जो भी थोड़ी बहुत जो है रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर की जो चीज़ें हैं वो यहाँ पढ़ लेना, उसका थोड़ा सा वो कुर्की स्थितियाँ है, पर ये कुर्कियाँ जो अस्थायी है ये आप समझ कर चलना। तो यानी कि उन्होंने ये कहा है कि जो उनके शेयर धारक हैं, जो शेयरधारिता लेकर बैठे हैं कंपनियों की, तो उनके ऊपर उनको सांत्वना देने के लिए, उनके ऊपर अच्छे संकेतों के लिए वो प्रतिबद्ध है। यानी कि वो अपने शेयरधारकों को, रिलायंस ग्रुप कह रहा है, नुकसान पहुंचाना नहीं चाहते और वो अपनी कंपनी को बहुत आगे के लिए देख रहे हैं। और कहीं ना कहीं जिस तरीके से ये न्यूज़ आ रही है, इससे बचाव के लिए उन्होंने ये चीज़ें की है। क्यों? क्योंकि उनके पास काफ़ी जो शेयरधारक है वो भी टेंशन में है, तो उनके ऊपर प्रतिबद्धता, यानी उनको बचाने के लिए जो उनका पैसा लगा है या शेयरधारिता में जो भी चीज़ें हैं उसको समझें कि वो रिलायंस ग्रुप कह रहा है कि हम बिल्कुल सही हैं। तो ये एक पॉजिटिव वाली न्यूज़ है। पर ईडी के सिस्टम चलते जा रहे हैं, आप समझ के चलना। तो ये न्यूज़ आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रखती है, जहां रिलायंस ग्रुप ने इस कुर्की के संबंध में इस प्रभाव को, चीज़ों को समझकर कम करने के लिए उस कंपनी के बारे में बताया कि जो 6 साल पुराने मामले हैं अब उसकी देखरेख वो नहीं करते। तो कहीं ना कहीं ये रिलायंस ग्रुप की तरफ ये पल्ला है ना। तो अब इसके ऊपर ईडी क्या बोलेगा ये भैया आप खुद समझ सकते हैं, है ना। तो आज मैंने आपको ये विस्तार से समझा दिया। अब हम बात करेंगे ओला की। ओला के ऊपर अगर आप स्थितियां देखें
तो अगस्त 2024 में इसका आईपीओ आया था। आईपीओ इसका करीब करीब 76 रुपये में खुला था और आज अगर हम इसकी स्थितियां देखें तो करीब करीब ये अपने हाई से 64% करीब डाउन में मिल रहा है। यानी कि करीब करीब शेयर आज आप रुपये करीब का मिल रहा है, जो एक संकट का विषय शेयर को देखकर लग रहा है। और काफ़ी निवेशक इसके ऊपर टेंशन में हैं और काफ़ी विश्लेषक कह रहे हैं कि और भी ये ज़्यादा गिर भी सकता है। तो सबसे पहले आप ये समझो, अगर इसका आईपीओ अगर हम देखें तो करीब करीब 1 साल 3 महीने इसके आईपीओ को होने वाले हैं, हो गए हैं शायद। और अभी कंपनी अपनी स्थितियों को और मजबूत करने के लिए आगे भी बढ़ेगी। तीसरी स्थिति अगर हम देखें तो कंपनी की जो सेल है लगातार डाउन में जा रही है, लगातार कंपनी की सेल डाउन में जा रही है। कंपनी ने एक भी बार, मैं आपको सब चीज़ें बता रहा हूँ, प्रॉफिट नहीं किया है। तो आप ये भी समझकर चल सकते हैं। अच्छा, ओला की स्थिति अगर हम और तरीकों से देखें कि भैया अगर 2024 करीब करीब 7,77,000 अपनी इकाइयाँ बेची थी और जुलाई तक 2024 तक कंपनी ने 4 लाख इकाइयाँ बेच दी थी। इसे बढ़ाकर इन्होंने 7,77,000 इकाइयाँ बेची थी, जो एक रिकॉर्ड बन गया था, जो ओला की स्थिति को और बेहतर देख रहा था। पर इसकी वजह से कंपनी नंबर 1 पर आ गई थी अपने ऑटो सेक्टर के अंदर, अपने प्रतिस्पर्धा में नंबर 1 कंपनी बन गई थी। पर अगर आज की स्थितियाँ इसकी हम देखें मई 2025 तक की, तो कंपनी कहीं ना कहीं पिछड़ती हुई दिख रही है और करीब करीब जहां 7 लाख की इन्होंने अपनी इकाइयाँ करीब बेची थी, अब कंपनी की जो इकाइयाँ हैं, गाड़ियाँ हैं, वो 18,000 करीब की इन्होंने इकाइयों को सेल किया। वैसे आंकड़े ऊपर नीचे हो सकते हैं, पर आपको ये समझना है कि कंपनी की जो इकाइयाँ हैं वो कम बिकी। क्यों? क्योंकि बजाज ऑटो, आपको फिर यहाँ पर देखने को मिला एथर और ऐसी ऐसी कंपनियाँ जो 2 व्हीलर टीवीएस का काम कर रही है। तो कहीं ना कहीं ओला जो है, अब जहाँ पहले बाजार की हिस्सा रखती थी, अब ये तीसरे नंबर पर आ गई है। अच्छा, अब ओला को करना क्या पड़ेगा? ओला को अपनी बाइकें जल्दी से जल्दी और लानी पड़ेगी, लॉन्च करनी पड़ेगी, जिससे वो और अपनी स्थितियों को संवार सके। क्योंकि दूसरी कंपनियों के पास अगर हम देखें तो उनके पास बाइक नहीं है, पर इन्होंने बाइक के लिए पहले ही हमें चीज़ें बता दी थी। तो एक तो इसका ये चीज़ें दिखेंगी, बाद में हमें बाइक का असर। तीसरा, स्कूटर भी इनके पास है और रेट भी थोड़े बहुत कम करते जा रहे हैं। चौथा अगर हम समझें तो कंपनी ने एक पावर बैंक के हिसाब से एक चीज़ें बनाई थी, जो घर के अंदर जैसे एसी, टीवी, फ्रिज ये है, अगर बिजली भाग जाए उसके लिए इन्होंने बैटरी विकसित करने की स्थिति हमें बताई थी, जो इसका एक बहुत अच्छा वर्क है। और इसे ये 2026 में मकर संक्रांति के दिन लॉन्च करेंगे। तो वो लॉन्च की दिन अभी नहीं आए। अभी कंपनी काफ़ी चीज़ों के लिए आगे बढ़ रही है और उसके ऊपर कंपनी वर्क कर रही है। तो ये भी आप समझकर चल सकते हैं। और अगर ओला का शेयर गिरा है इस सेक्टर में कि करीब करीब 64% गिरा है, तो टाटा मोटर पैसेंजर का भी शेयर गिरा है, 1-2 कंपनी और एक्साइड है उसका भी गिरा है, पर नंबर 1 पर ओला का ही शेयर है जो आपको गिरने में नंबर 1 देखने को मिला है। दूसरी एक चीज़ मैं आपको समझाऊं, ओला पिछड़ा क्यों है। सबसे पहले आप ये समझो, देखो ओला ने इतनी गाड़ियाँ बेची और आपने कहीं ना कहीं न्यूज़ देखी होगी कि ओला के ऊपर आयोग की तरफ से कई चीज़ों की तरफ से प्रॉब्लमें आई हैं। क्यों? क्योंकि शिकायतें जो हैं दर्ज की गई हैं कि ओला अपनी सर्विस अच्छी ढंग से नहीं दे रहा है। सबसे पहले आप ये समझ सकते हैं कि ओला की जो सर्विस है, हो सकता है बहुत बेहतरीन हो, पर कुछ ऐसी वीडियो हमने देखी हैं, ऐसी न्यूज़ देखी हैं जहां कस्टमर जो है वो नाराज़ ही रहे हैं। तो एक फैक्ट ये भी है कि ओला को अपनी सेवा जो है ना बहुत सुधार करना पड़ेगा उसके अंदर। ये कब से इसके अंदर ओला मंथन कर रहा है, क्योंकि अगर ओला अपनी गाड़ियां बेच रहा है तो उसकी सर्विस, उसकी सेवाओं के लिए जो भी उसके अंदर प्रॉब्लम आएगी उसको तत्काल तुरंत प्रभाव से सही करने के लिए इसे और भी इस तरीके के टेक्नीशियन की ज़रूरत होगी जो इसके ऊपर वर्क कर सकता है। तो कहीं ना कहीं इसके ऊपर ओला ने एक बहुत अच्छी चीज़ हमें अपडेट की है, जो करीब करीब 1000 जो वरिष्ठ जो इसकी सर्विस करने वाले लोग हैं उसके लिए इन्होंने 1000 नियुक्ति करने की चीज़ें हमें बताई है। और ओला के पास पहले भी 2000 इस तरीके के जो सर्विस करते हैं नियुक्तियां हैं, तो टोटल इसके पास 3000 इस तरीके के सर्विस सेंटर के लिए लड़के हो जाएंगे, जहां से ये ओला अपनी स्थिति को और बेहतर कर सकता है।
और ये अपनी सेवा को और मजबूत कर सकता है। तो ये एक पॉजिटिव संकेत है। जहां अगर ओला ने अपने कस्टमर को सही सर्विस दे दी तो कहीं ना कहीं ओला आगे भी बढ़ सकता है। तो आप ये समझें, ये न्यूज़ जो है ओला के अंदर बेस्ट है। अच्छा, ओला कई कई सेक्टरों के ऊपर वर्क कर रहा है, उसके लिए धन भी जुटा रहा है। और वो भी आपको पता रहना चाहिए कि वो बैटरी वाला जो इसका बिजनेस है वो अभी लॉन्च नहीं हुआ है। भले ही कंपनी ने इसे पहले बता दिया हो कि हम ये लॉन्च कर रहे हैं, पर अभी वो पूर्णतया घरों में नहीं है, अभी वो चीज़ें बन रही हैं। और वो कब से स्टार्ट होगी वो आपको अगले साल से देखने को मिलेगा। तो बहुत कुछ है अभी 1-1.5 साल के अंदर। अगर हम किसी कंपनी का जायज़ा इस वजह से लगा लें कि उसका शेयर प्राइस गिर रहा है, हाँ वाकई कंपनी की जो सेल है वो डाउन में है, इकाइयाँ है वो कम हो गई हैं। तो अब आपका जो माइंड है ना ओला का, किस में रहना चाहिए? Q3 में। दूसरा, जो इसकी 18,000 इकाइयाँ इसकी अभी सेल हुई है, आपको पता ही है, जो न्यूज़ के द्वारा है, वो बढ़नी चाहिए। और वो बढ़ेगी, उसके साथ साथ उसकी बाइक जो आएगी वो उसकी और ज़्यादा बढ़नी चाहिए। तो कहीं ना कहीं अपनी सेल को अच्छा करेगा, तब जाकर ये आगे बढ़ेगा। वैसे मोतीलाल ओसवाल ने भी DIS में उन्होंने इसके अंदर अपना स्टेक ले रखा है, ये भी आप समझ कर चलना। अच्छा, अब इसका फंडामेंटल चेक करें। तो कंपनी का मार्केट कैप 15,658 करोड़ का है। 35 रुपये कंपनी का शेयर चल रहा है। 100 रुपये कंपनी का हाई भी लगा चुका था एक साल के अंदर। 34 रुपये कंपनी का लो है, लो पे कंपनी अपने शेयर चल रहा है। और 6 नंबर में कंपनी आती है मार्केट कैप के हिसाब से। कंपनी की सेल सितंबर 2024 में 1,214 करोड़ की थी। अच्छा, निरंतर कंपनी की सेल घट रही है। बस आपको एक बार जून 2025 में घटने से थोड़ा सा कंपनी ने सेल को बढ़ाया, जो 8,828 करोड़ की सेल थी। सितंबर 2025 में कंपनी ने फिर अपनी सेल को कम किया, जो साल दर साल और क्वार्टर दर क्वार्टर कम आपको देखने को मिल रही है, जो 690 करोड़ की कंपनी की सेल थी। और कंपनी ने यहाँ भी 418 करोड़ का लॉस कर दिया। तो अभी कंपनी लॉस कर रही है। दूसरी स्थिति को अगर हम देखें तो रिजर्व कंपनी का प्लस से माइनस में आ गया है, जो 69 करोड़ का है। उधार कंपनी के अंदर कम हुआ है, जो 3,121 करोड़ का है। दूसरी स्थिति को अगर हम देखें तो कैश फ्लो कंपनी का बिल्कुल निगेटिव है। इन्वेस्टमेंट में कभी कंपनी कुछ एक्टिविटी नहीं कर रही है। दूसरा, ऑपरेटिंग एक्टिविटी भी इसका निगेटिव है। दूसरा, कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, यानी कि कंपनी अभी भी उधार ले रही है। और मार्च 2025 में कंपनी ने करीब 5,429 करोड़ का उधार लिया है। तो आप ये भी समझ कर चल सकते हैं। प्रमोटर अगर हम कंपनी के अंदर देखें तो 36% करीब के प्रमोटर जो जू के तू बने बड़े हैं। FIs कंपनी के अंदर से कम हुए हैं, जो 3% करीब के हैं। DIS ने अपनी होल्डिंग को बढ़ा दिया है, जो करीब 7% करीब आपको देखने को मिल रही है। पब्लिक कंपनी के अंदर कम हुए, जो 48% करीब है। अदर कंपनी के अंदर कम हुए, जो 4.87% करीब है। तो कहीं ना कहीं कंपनी की जो स्थितियाँ हैं फंडामेंटल के हिसाब से डाउन है, निगेटिव है। दूसरा, कंपनी ने अपनी जो पहले इतनी सारी गाड़ियाँ बेची, उसकी जो सर्विस की प्रॉब्लम सामने आ रही है, उसके लिए कंपनी ने एक समाधान निकाला, जो 1,000 और वरिष्ठ तकनीशियन की नियुक्तियाँ करेगा। ये एक अच्छी बात है। दूसरा, इसकी बाइकें वो बेस्ट है। तीसरा, इसकी बैटरी वाला जो सिस्टम है वो अभी लॉन्च नहीं है, वो आगे आएगा, तो वो इनके ऊपर प्रभाव डाल सकता है। अब देखना यह है कि इसका Q3 कैसा आता है। देखो सर, मैं आपको नेगेटिव पॉजिटिव दोनों बताता हूँ। अब कुछ लोग कहेंगे नेगेटिव बता दिया, पॉजिटिव बता दिया, तो भैया दोनों चीज़ें में समझ में आनी चाहिए, दोनों का आंकलन आपके सामने होना चाहिए। किसी भी कंपनी को सुधरने में वक्त नहीं लगता, मैं आपको बता दूं, और बिगड़ने में वक्त नहीं लगता। बस सिचुएशंस होती हैं, उसको आपको समझना पड़ता है। सब के सब लोग यहाँ कमाने आए हैं, अपनी स्थिति को बेहतर करने आए हैं, पर सब के सब कमाते नहीं, किसी की स्थिति बेहतर होती नहीं। कुछ लोग होते हैं जिस तरीके से सेबी कहता है भैया 9-10 में से एक ही कमा रहा है। तो उस हिसाब से अगर आप स्थिति को देखें तो आपको बहुत धैर्यता और एक ही कंपनी में सारा पैसा नहीं लगाना है। और जिस कंपनी में आपको प्रॉफिट आ रहा है, कुछ प्रॉफिट भी देख के कुछ थोड़ा बहुत छोड़ना भी है दूर के लिए, सेव करके आपको चलना पड़ेगा। किसी को भी खरीदने बेचने की नीतियाँ मेरे चैनल पर बिल्कुल भी नहीं है। मेरा कोई टेलीग्राम, कोई व्हाट्सएप ग्रुप नहीं है, ना ही आज तक मैंने बनाया। तो सर चीटी को आटा दीजिएगा, एक रोटी दीजिए, और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।